Hello, everyone, and welcome to the second chapter of King's Farmers in Town. Now, what we are going to do is we are going to do this chapter in an elaborate manner, and simultaneously, I'm going to discuss questions also. जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो डिस्कस करते हुए चलूंगी. ठीक है. सो मैंने कोशिश की है हर टॉपिक से पिछले पास्ट 10 years में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे के सारे मैंने बुक में शेयर किए हुए हैं, उनके आंसर्स भी शेयर किए हुए हैं जिससे कि लर्न करने में इजी होगा. सो किंग फार्मर्स एंड टाउन्स. Now, there were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1,500 years following the end of the Harappan civilization. This was also the period during the Rig Veda was composed by people living along the Indus and its tributary. Basically, जो first passages में से कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, कुछ भी नहीं है, बट बेसिकली बात कर रहा है ऋग्वेदा का कि लिविंग अलोंग द इंडस एंड इन ट्रिब्यूटरी रिवर. सो ऋग्वेदा के टाइम में जो लोग रहते थे बेसिकली वो रिवर वैली एरियाज में रहते थे क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन था. तो ओबियसली एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी की जरूरत होती है और आप रिवर वैली एरियाज में रहना पसंद करोगे. New modes of disposal of dead include the making of elaborate stone structures known as megalith. ये ऐसा टाइम था लोगों ने बड़े बड़े डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स रखने शुरू किए थे. जिस जगह पे वो डेड बॉडी को बरी करते थे वहां पे स्टोन स्ट्रक्चर्स रखते थे और जिसको मेगालिथ बोलते थे. साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट मिलेनियम बीसी के हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं. ठीक है. इन मेनी केसेस द डेड वर बरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन. जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारा जो ब्रिक बीड्स एंड बोन्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था. उस टाइम में लोग आयरन से फेमिलियर नहीं थे. अगर अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम आयरन टूल्स की बात कर रहे हैं, आयरन वेपन्स की बात कर रहे हैं. ये इमेज इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में एज अ वन मार्कर आ जाए. एंड इंस्क्रिप्शन सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में है उस पर ये इंस्क्रिप्शन की इमेज है. ठीक है. नाउ आई एम स्टार्टिंग अ चैप्टर प्रिंसिप एंड प्रियदासी. So, who was the Princip and what does Priyadasi means? ठीक है. So, who was James Princip? So, Princip का basically जो है ये meaning है James Princip. ठीक है. Mention any one of his contribution in the development of Indian epigraphy. ये वन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन या टू कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है एज अ 3 marker क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830. दिस वाज व्हेन जेम्स प्रिंसिप एन ऑफिसर in the mint of East India Company deciphered Brahmi and Kharosti, two scripts used in the earliest inscription. So अगर क्वेश्चन आता है who was James Princip? So he was an officer in the mint of East India Company. ठीक है. ईस्ट इंडिया के कंपनी जो मिंट वाली थी जहाँ पे कॉइन्स बनते थे वहां पे एक ऑफिसर था और इसने 2 स्क्रिप्ट्स डेसिफियर्ड की थी ब्राह्मी और खरोष्टी की. ठीक है. He founded the most of these mentioned a king referred to as Piyadasi meaning pleasant to behold. इसने अधिकतर स्क्रिप्ट्स जो थे उनमें देखा कि एक वर्ड जो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है वो प्रियदासी है. दैट इज प्लेजेंट टू बी होल्ड. नाउ ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है. मैंने पास पेपर्स में भी देखा है. एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन होता है. ठीक है. मैंने ऊपर भी चैप्टर के शुरुआत में क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में ज्यादा स्पेस होता नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी जेम्स प्रिंसिप कंट्रीब्यूशन करके भी एक अलग सा आ सकता है. हु वाज जेम्स प्रिंसिप एंड एक्सप्लेन अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन. So he deciphered Brahmi and Kharosti's 2 scripts used in the earliest inscription and coins. It helped historian identify the king referred to as Pedasi. जिसको पढ़ने के बाद हमको पता चला कि exactly Pedasi किसको इन्होंने mention किया है. जैसे rock edicts और जगह जगह edicts मिल रहे हैं basically अशोका को. He deciphered the text given in Ashoka rock edict and inscription. क्योंकि उसने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफियर की थी. सो अशोका के जितने भी रॉक एडिक्ट्स थे इंस्क्रिप्शन थे उसको डेसिफियर किया, उसको उसने रीड किया, उसको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा हुआ है. हिज वर्क हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया. इसको पढ़ने के बाद हम जो इंडिया का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं कि एग्जैक्टली इनफैक्ट मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं कि जेम्स प्रिंसिप से पहले हमको अशोका के बारे में पता भी नहीं था. तो हमको फिर पता चला कि अशोका से पहले भी कौन से किंग हुआ करते थे. सब्सिक्वेंटली हिस्टोरियंस वर एबल टू बिल्ड द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. सो यू हैव 5 पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट होने से काम चल जाएगा. अगर बाई चांस ये 3 marker क्वेश्चन आता है तो आई थिंक यू कैन इजिली राइट योर आंसर.
So who was James Princip, and mention one or two of its contribution. Coming to the next page of your book is refer to the king as, इसने बेसिकली इसी ने बताया था कि जो पियादासी वर्ड जो बार बार यूज हो रहा है इंस्क्रिप्शन में वो अशोका के लिए है. दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द इन्वेस्टिगेशंस इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री एज यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स यूज इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट कंपोज इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज टू रिकंस्ट्रक्ट द लीनिएज ऑफ मेजर डायनेस्टीज दैट हैड रूल्ड द सबकॉन्टिनेंट. इसको पढ़ने के बाद हमने धीरे धीरे बाकी रूलर्स के बारे में भी पढ़ना शुरू किया और हमको फिर पता चला कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में किन किन रूलर्स ने रूल किया. एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कॉन्टूर ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय द अर्ली डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. सो एक ब्रॉड कॉन्टूर ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारे सामने आई और हमको पता चला कि एग्जैक्टली कौन कौन से रूलर्स थे जो हमारे कंट्री पे रूल करते थे. ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी पॉइंट और आंसर शेयर कर दिया, प्लीज वहां से उठा लेना. स्कॉलर्स बिगेन टू शिफ्ट देयर फोकस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेटिंग वेदर देयर वर कनेक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल चेंज एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो, जो कि मार्किंग स्कीम का लास्ट पॉइंट है. अब हम शुरू करते हैं बेसिकली इस चैप्टर को महाजनपदा से. सो महाजनपदा से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ महाजनपदा. ठीक है, महा मीन्स बिग और जनपदा मीन्स जहां पे बड़े बड़े बिग सिटीज. ठीक है, सो बेसिकली जनपदा मीन्स जनपदा, जन मतलब लोग होता है, पद मीन्स पांव, तो जहां पे लोगों ने अपने पांव पहले बार रखे हों. महा मीन्स बिग सिटीज. तो बेसिकली किसी भी बिग सिटीज के कोई भी 3 फीचर्स बताने हैं. ठीक है, मैं कुछ रीड आउट करूंगी, मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं जिससे कि हम क्विकली ये चैप्टर कंप्लीट कर पाए एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. ठीक है, तो 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. ये करके भी एक क्वेश्चन आया है, मैंने इसका आंसर आके शेयर कर रखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है. जो 6th century BC है वो मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों है इंडियन हिस्ट्री में? ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री यहाँ से पूरी तरह से टर्न होती है. सो इसलिए है कि द ग्रोइंग ऑफ यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, ये ऐसा टाइम था जब हमने आयरन यूज करना शुरू किया, हमने कॉइन्स शुरू किए यूज करना. इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, ये एक ऐसा टाइम था जबकि हमारे कंट्री में नए रिलीजन आना शुरू हुए, बुद्धिज्म और जैनिज्म हुए. ठीक है, उससे पहले हिंदू रिलीजन था. Early Buddhist and Jain text mention among other things 16 states known as महाजनपदा. अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो हमारे करीब 16 महाजनपदास के नाम गिनाते हैं. ठीक है, कि उस टाइम में हमारे कंट्री में 16 महाजनपदास एग्जिस्ट करते थे जो कि थे वज्जी, मगध, कुशला, कुरु, पांचाल, गांधारा एंड अवंती. सो इनके नाम को याद कर लेना और मैं हमेशा बताती हूँ कि सबसे इजी वे है लर्न करने का, इनकी एब्रिवेशन बना लो. कोई भी जैसे वेल नोन नेम है उसका एब्रिवेशन बना लो जिससे कि इजी हो जाएगा. और ये फीचर्स ऑफ महाजनपदा में ये एक पॉइंट भी कंसीडर हो जाएगा. ठीक है, सो क्लियरली दीज वर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा. तो ये जो हमारे बहुत सारे जनपदास थे ना, उसमें जो ये जनपदास थे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपदास थे. ठीक है, जैसे आज के डेट में हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सिटीज थे मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. While most महाजनपदास were ruled by king, some known as गन्ना और संघा. So, याद रखना कि जितने भी महाजनपदास थे जो उनके रूलर होते थे वो किंग हुआ करते थे. ठीक है, कुछ को गण और संघ के रूप में भी रूल करते थे. Where oligarchies were power as shared by a number of men, often collectively known as rajas. ठीक है, तो कलेक्टिव मेंस मीन्स हम कह सकते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कुछ लोग मिलके उस पर महाजनपदा में रूल करते थे, उनको वो लोग राजा बोलते थे. बोथ महावीर एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास. तो महावीर और बुद्धा है वो इस तरह के गन्स को बिलोंग करते थे. इन सम इंस्टेंस एज इन द केस ऑफ वज्जी संघ, द राजास प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली. ठीक है, तो राजा जो थे वो लैंड के ओनर थे, जैसे कि वज्जी के बारे में बात कर रहे हैं. ऑल्दो देयर हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज. बेसिकली जो हमारी इंडियन हिस्ट्री की जो प्रॉब्लम है ना, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है जिसको कि हम रीड करके पता कर पाए कि एग्जैक्टली उस टाइम की सिचुएशन क्या होती थी. ठीक है, और ये करीब मोर देन 1000 ईयर्स पहले की बात है तो इनके एविडेंसेस भी मिलने बहुत मुश्किल है.
ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी। अभी जितने भी जैसे वज्जी था, मगध था, कोशला था, हर महाजनपदा की एक कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड। जो कैपिटल सिटीज होते थे वो फोर्टिफाइड होते थे, उनके अगल बगल फोर्टिफिकेशन होते थे, वॉल होती थी। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर incipient armies and bureaucracies required resources। फोर्टिफिकेशंस होते थे और जब भी जरूरत होती थी अगल बगल राज्य में अटैक करने की, उनको कैप्चर करने के लिए, तो ये आर्मी भी प्रोवाइड करते थे। फ्रॉम 6th century BC onwards, Brahman began composing Sanskrit texts known as Dharma Sutras। ठीक है, अब 6th सेंचुरी के आगे जो ब्राह्मण थे उन्होंने कुछ धर्मसूत्रा, कुछ टेक्स्ट लिखने शुरू किए। जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हैं ना, रामायण है, महाभारत है, वेदास है, शास्त्र हैं। तो इसी टाइम ये टाइम था जबकि ब्राह्मणों ने कुछ धर्मसूत्रा, धर्मशास्त्र लिखना शुरू किया। जैसे हम जाते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है कि एक राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है, एक राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो सेम चीज वही यहाँ पे भी अप्लाई होती है। 6th सेंचुरी के बाद में जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने धर्मसूत्र लिखना शुरू किया, हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू क्षत्रिय। अब इनका ये कहना था कि जो भी आदमी किंग बनता है, महाजनपदा का रूलर बनता है, उसको आइडियली क्षत्रिय होना चाहिए। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। अब धर्मशास्त्र बोलते हैं कि पहली बात तो किंग को क्षत्रिय होना चाहिए, वॉरियर होना चाहिए। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि ही हैज टू कलेक्ट टैक्सेस, राजा को टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। ट्रिब्यूट मीन्स होता है गिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। ट्रेडर्स, आर्टिसंस राजा को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो भी उसको लेना चाहिए। अब ये भी बोलते हैं वी डू नॉट रियली नो, व्हाट वी डू नो इज दैट रेट्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। उस टाइम में ये बोलते थे धर्मशास्त्र कि अगर राजा को पैसे की जरूरत है, वो अपने नेबरिंग स्टेट पे अटैक करता है, तो ये लेजिटिमेट है, ठीक है, ये कहीं से भी इलेजिटिमेट नहीं है, ये लेजिटिमेट है, मतलब ये सही है। Gradually, some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Others continue to depend on militia required more often than not from the peasantry। ठीक है, कुछ के पास तो स्टैंडिंग आर्मी होती थी, अपनी खुद की आर्मी होती थी, कुछ पास नहीं होती, जरूरत होती थी तो वो उनको पीजेंट्स को कलेक्ट करते थे लड़ने के लिए। ओलिगार्की मीनिंग होता है रेफर टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन। तो मैंने कहा था कि कुछ जो होते हैं उनके पास खुद के, कहीं पे राजा रूल करते थे, कहीं पे लोग मिलके रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यहाँ जो क्वेश्चन मैंने शेयर किया था उसका ये आंसर है, मैं क्विकली डिस्कस कर लूंगी। थ्री फीचर ऑफ अ महाजनपदा। सो मैंने करीब 10 फीचर्स दिए हैं। बाई चांस अगर ये 10 मार्कर क्वेश्चन आता है, 8 मार्कर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो यू कैन राइट एनी 8 फीचर्स फ्रॉम हियर। वज्जी, मगध, कौशल, जैसे यहाँ पे पहले तो उन्होंने एक जनपदा, महाजनपदा के नाम दे दिए हैं, एक पॉइंट ये हो जाएगा। ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल, मैंने बताया था हर महाजनपदा का एक कैपिटल सिटी होता था। ईच महाजनपदा हैड अ वेल मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी एंड रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। हर महाजनपदा के पास एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी और ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जिससे कि लड़ना होगा नेबरिंग किंगडम से तो लड़ सकते हैं। धर्मसूत्रा रिटन बाय ब्राह्मण्स लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स। धर्मसूत्रा में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में, कि एक राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए। रूलर्स वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी अ क्षत्रिय। अगर राजा जो भी आदमी बनता है उसको क्षत्रिय होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत कॉमन पॉइंट्स है जो हमने अभी डिस्कस किए, वो सेम के सेम पॉइंट्स जो है मार्किंग स्कीम में भी है। मैंने सारे आंसर्स मार्किंग स्कीम से कॉपी पेस्ट मारे हैं। सो अगर इनको भी इफ यू गोइंग टू राइट डाउन फ्रॉम हियर यू विल गेट फुल मार्क्स, आई कैन एश्योर यू। ठीक है, रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस, रूल्ड बाय गनाज एंड संघास एंड वर ओलिगार्कीज, पावर वर शेयर्ड बाय राजा, फोर्टिफिकेशन कैपिटल सिटीज होते थे उनको वो फोर्टिफाई करते थे। रूलर्स कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। तो यू हैव 10 पॉइंट्स, तुम्हारे सामने 10 पॉइंट है, कोई भी 6, 7, 8 पॉइंट्स लर्न कर लो इज एनफ। वैसे जनरली ये क्वेश्चन 3 मार्कर ही आता है, 3 मार्कर से ऊपर नहीं आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। हाउ मगध बिकेम अ मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है और उससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है। विच महाजनपदा इमर्ज एज मोर पावरफुल जनपदा ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी, एक्सप्लेन। ठीक है,
मगध क्यों पावरफुल महाजनपद था, या कौन सा ऐसा जनपद था जो बहुत ही पावरफुल था, उसका रीजन क्या था। तो अब याद रखना कि मगध जो था वो सारे 16 महाजनपदास में से सबसे ज्यादा पावरफुल जनपदा था। ठीक है। मगध वॉज द रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। क्यों था? सबसे पहले तो मगध के मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स में मार्क कर दिए हैं बुक में, यू कैन टेक पॉइंट फ्रॉम हियर ऑल्सो, आपने इजीली बुक में मार्क कर लेना। ठीक है। रीजन ये था कि मगध जहाँ पे लोकेटेड था वहां की जो सॉइल थी वो बहुत ही प्रोडक्टिव थी, बहुत ही फर्टाइल थी। दूसरा था आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड रिसोर्स फॉर टूल्स एंड वेपन। सो मगध में आयरन माइंस थे, क्योंकि झारखंड वाला एरिया है, तो आयरन माइंस थे जिससे कि वो टूल्स और वेपन्स इजीली बना सकते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एलिफेंट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी वाज फाउंड इन द फॉरेस्ट इन द रीजन। उस टाइम यहाँ पे फॉरेस्ट थे तो एलिफेंट वहां पे इजीली अवेलेबल थे। जैसे कि तुम्हें पता है कि हॉर्सेस और एलिफेंट वो यूज किया करते थे लड़ाई में, तो एलिफेंट फॉरेस्ट में इजीली अवेलेबल थे जिसको वो यूज कर सकते थे। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। अब आप गंगा और उसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है जिससे मतलब अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इजीली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट इज बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्म नंदास आर द बेस्ट रूलर्स थे जो जिन्होंने मगध के ऊपर रूल किया था। इसको अच्छे से याद करना क्योंकि ये एमसीक्यू में पिछली बार 2023 में सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आया था। तो पहले बिंबिसार था, फिर अजातशत्रु था, फिर महापद्म नंदा था। इनिशियली राजाज वॉज द राजगृह, राजगृह जो उसको बोलते हैं वहां पे बिहार में बोलते हैं राजगृह, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है। शुरुआत में जो मगध का कैपिटल था वो राजगृह था। Later in the 4th century BC, the capital was shifted to the Patliputra, present day Patna. शुरुआत में राजगृह उनका कैपिटल था, बाद में उन्होंने अपने कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। ठीक है। कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, सो उन्होंने क्योंकि रूट ऑफ कम्युनिकेशन गंगा बगल में थी तो इजी था उनके लिए। ये 7 पॉइंट्स हैं। ये 2023 में 3 मार्कर क्वेश्चन आया था, तो यू कैन इजीली लर्न एनी 3 to 4 पॉइंट्स एंड यू कैन इजीली राइट योर आंसर। ठीक है। अब मैंने पिछले टॉपिक में बोला था कि ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है इससे रिलेटेड। द 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. Explain. ठीक है। तो 6th century BC जो है वो इंडियन हिस्ट्री में मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो काफी कुछ चीजें जो हमने अभी की हैं वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। मेजर टर्निंग पॉइंट, इट इज एन era associated with early states, empire, cities, kingdoms, the growing use of iron. ठीक है। ये ऐसा टाइम था कि यहाँ पे लोग आयरन यूज करते थे, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन था, और बड़े बड़े एम्पायर्स थे, स्टेट्स थे, इसीलिए 6th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा चीज है डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। इस टाइम में कॉइन लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था। ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन था वो स्टार्ट हो गया था, मैंने शुरुआत में बताया था। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट वर कंपोज्ड, इसी टाइम में बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो थे वो कंपोज हुए। महाजनपदा सच एज वेज्जी, मगध, कोशला, कुरु, पांचाल एंड अवंती इमर्ज। Most Mahajanpadas were ruled by kings and the republics or ganas. Rajas probably controlled resources such as land collection, organization. Somehow the points are same. खाली इन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी है। ठीक है। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू रिमेंबर समहाउ यू हैव टू राइट अ सेम आंसर, देयर इज नो डिफरेंस इन द आंसर। ठीक है। आंसर सेम होगा, बस एक चीज है कि कोशिश कर देते हैं कि ये बहुत ज्यादा करेंगे कि तुम्हारी ये लैंग्वेज चेंज कर देंगे क्वेश्चन की, जिससे कि हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अदरवाइज यू कैन इजीली राइट योर आंसर। तो 6th century BC, emergence of organized administration with taxes, army and bureaucracy, and Brahmins laying down Dharma Shastra or Dharma Shustra containing norms for rulers and society also. So you have a same point, only the difference in the question which I told you in the beginning, खाली क्वेश्चन बदलेगा, आंसर सेम होगा। ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज एन अर्ली एम्पायर। ठीक है। अब सबसे पहले होता है कि मगध में कौन रूलर बनता है। सबसे पहले जो मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर। ठीक है। सो जो मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडेशन है वो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य रखता है। इसका जो एम्पायर था एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फॉर नॉर्थ ईस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, एंड हिज ग्रैंडसन अशोका
arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga. ठीक है, सो चंद्रगुप्त का एम्पायर था वो एक्सटेंडेड था नॉर्थ वेस्ट में, अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक। ठीक है, और जो उसका ग्रैंड सन था, चंद्रगुप्त का ग्रैंड सन था, उसने कलिंगा को कैप्चर किया था, कलिंगा को कैप्चर किया था, डिफीट किया था। यू नो फेमस वॉर ऑफ कलिंगा जिसमें नियरली 1 लाख सोल्जर्स डाइड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, डिस्क्राइब सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अगर हमको मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। ठीक है, याद रखना जनरली हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टॉपिक के सोर्सेस सेम ही होते हैं। हिस्ट्री में कोई नया सोर्स तो हम क्रिएट करेंगे नहीं, जो पुराने सोर्सेज हैं वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोर्सेज मार्क भी कर दिए हैं, ऊपर हम डिस्कस भी कर लेंगे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली स्कल्पचर्स। ठीक है, जो हमको वहां से स्कल्पचर्स मिले हैं वो उसके सोर्सेज हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज। सो मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आया था, उसने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सो मेगास्थनीज के जो हम वर्क है उसको पढ़ने के बाद हमको चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। उसके अलावा जो उसका प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखा है, उसको पढ़ने से भी हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। एंड मौर्यंस आर मेंशन इन लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेटरी वर्क ऑल्सो। सो मौर्य के बारे में हमको बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर में भी पता चलता है। ठीक है, अगर हम बुद्धिस्ट और जैन और पुरानिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमको मौर्यंस के बारे में पता चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये रहा, सोर्सेस कंस्ट्रक्ट, डिस्क्राइब सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो कौन से सोर्सेज है जिससे कि हम मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल है, अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज, कौटिल्य, बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, ये एडिशनल है जो कि बुक में नहीं है, और अशोका इंस्क्रिप्शन। सो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है, उसके जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, उनको पढ़ने से भी हमको मौर्यंस के बारे में पता चलता है। Ashoka was the first ruler who inscribed his message to his subjects and officials on the stone surface, natural rock as well as polished pillars also. ठीक है, सबसे पहला रूलर है जिसने अपने लोगों को मैसेज दिया था स्टोन पिलर्स पे, पॉलिश पिलर्स पे, कुछ कुछ हमको जगह पे लिखे हुए मिलते हैं। दिस इंक्लूड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर। अब वो मैसेज क्या है? ठीक है, कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन पूछता है कि अशोका के जो धम्मा है, अशोका का धम्मा में मैसेज क्या दे रखा है। सो यू हैव टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करो। जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, ब्राह्मण के लिए जनरस हो। दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, उनके लिए जनरस हो। ट्रीट स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली एंड रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन, अपने रिलीजन को, ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट करो। स्लेव्स को, सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करो। तो ये पॉइंट्स है कुछ धम्मे जो अशोका का धम्मा, धम्म महामात्रा वाला जो चक्कर है, उसमें यही है, यही उसका बेसिक मैसेज है। उसने अपने प्रजा को बार बार यही मैसेज दिया है। ठीक है, सो अगर सोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, यहाँ भी मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, कहीं से भी 4 सोर्सेस उठा लेना। 3 मार्क्स मैक्सिमम भी 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, नाउ एग्जामिन सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी लंबा है, और ये क्वेश्चन 8 मार्कर आ सकता है। There were 5 major political centers in the empire: the capital Patliputra and the provincial center of Takshashila, Ujjain, Tosili, Suvarnagiri, all mentioned in Ashoka inscription. ठीक है, सो जो अशोका के टाइम में उसके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। ठीक है, पहला तो पाटलिपुत्र हो गया, फर्स्ट जो हमारा हो गया वो पाटलिपुत्र हो गया। उसके अलावा तक्षशिला हो गया, सेकंड हो गया। उज्जैन थर्ड हो गया, कौशली फोर्थ हो गया, एंड स्वर्णगिरी जो हो गया हमारा फिफ्थ हो गया। सो ये 5 जो मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे वो अशोका के टाइम में थे, ऑल मेंशन इन अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोका के हमको जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं सब में ये उसके 5 सेंटर्स मिलते हैं। इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन वी फाइंड वर्चुअली द सेम मैसेज एनग्रेव्ड एवरीवेयर।
अब हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अगर हम इंस्क्रिप्शन को रीड करते हैं तो हर जगह मैसेज सेम है, फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू द आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड इन इंडिया। अब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हिस्टोरियंस का कहना है कि हर एरिया का जो टेरेन है, जो लोकेशन है, वो अलग है। कोई हिली एरिया है, कोई प्लेन एरिया है, कहीं पे ओशन है। तो क्या इसने सबको सेम मैसेज दिया है? ठीक है, चाहे साउथ हो, चाहे पाकिस्तान हो आज का प्रेजेंट, या उत्तराखंड हो, या उड़ीसा हो। Could this vast empire have a uniform administrative system? क्या इतने लंबे चौड़े एम्पायर में उसका सेम यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था? Historians have increasingly come to realize that this is unlikely. ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। The region include within the empire were just too diverse. जैसे मैंने अभी बताया कि ओशन वाला एरिया है, हिली एरिया है, हर जगह एक ही जैसा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? Imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coast of Orissa. It is likely that the administrative control was strongest in area around the capital and the provincial center. अब historians का ये कहना है कि जो कैपिटल सेंटर है और प्रोविंशियल सेंटर है वहां पे तो एडमिनिस्ट्रेशन जरूर स्ट्रांग होगा, मगर बाकी जो तक्षशिला है, उज्जैन है, स्वर्णगिरी है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट तरीके से होगा। अब ये बोल रहे हैं हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। अब इफ यू सी तक्षशिला, इफ यू सी उज्जैन, अब स्वर्णगिरी, ठीक है। स्वर्णगिरी बेसिकली जो है वो जो साउथ की गोल्ड माइंस, जो कोलार गोल्ड माइंस है वो है, ठीक है, कर्नाटका वाला, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं कि क्या वहां पे हिस्टोरियंस मानने को तैयार नहीं कि हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वाज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। जर्नी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंस कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ। अगर आप प्रोविंस से सेंटर तक जाते हो, कम से कम आप वीक्स तो कवर करोगे, महीने में नहीं, महीना तो वीक्स में पहुंचोगे। दिस मेंट arranging for provisions as well as protecting for those who were on the move. It is obvious that the army was an important mean for ensuring the latter. इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करने में आर्मी का बहुत बड़ा हाथ होगा। मेगास्थनीज मेंशन अ कमिटी विद 6 सब कमिटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज, ठीक है। मेगास्थनीज कुछ कमिटीज और सब कमिटीज की बात करता है जो कि इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करता था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे मार्किंग स्कीम में, मैं इसलिए रीड आउट कर रही हूँ और अब हम फिर डिस्कस करेंगे। मेगास्थनीज 6 कमिटीज की बात करता है, ठीक है, जिसमें बोलता है कि एक जो थी आर्मी था, जैसे फर्स्ट थी वो नेवी था, सेकंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस था, थर्ड था फुटस्टेप्स के सोल्जर्स थे, फोर्थ में हॉर्सेस थे, फिफ्थ में चैरिट एंड सिक्स्थ में एलिफेंट्स थे। तो इस तरह के उस आर्मी कि इस 6 तरह की आर्मी हुआ करती थी अशोक के पास, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड कमिटी वर रेदर वैरिड। ये फर्स्ट कमिटी है। अब सेकेंड कमिटी की जो एक्टिविटीज होती थी वो थोड़ी डिफरेंट होती थी। अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट टू कैरी इक्विपमेंट। अब हम अगर वॉर में लड़ने जा रहे हैं, इतने सारे सोल्जर्स जा रहे हैं, तो उस ऑब्वियसली उनके इक्विपमेंट्स कैरी करना, उनके खाना पानी कैरी करना, एनिमल्स के खाना पानी, तो वो सेकेंड कमिटी का काम होता था। प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स, फूड फॉडर फॉर एनिमल्स, रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिशंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। Ashoka also tried to hold his empire together by propagating Dhamma. 2 कमिटीज थी, उसके अलावा इसने धम्मा का भी सहारा लिया था अपने एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए। The principle of which are we have seen were simple and virtual, universally applicable. मैंने पहले वाले टॉपिक में बताया कि अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, एल्डर्स को रेस्पेक्ट करो, बूढ़ों को रेस्पेक्ट करो। सो जो उसके प्रिंसिपल्स थे धम्मा के बहुत ही सिंपल थे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब हर सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड होंगे। According to him, would ensure the well-being of people in the world, and the next special officers known as Dhamma Mahamatra were appointed to spread the message of a Dhamma. अब उसने क्या किया था, धर्म महामात्रा को अपॉइंट किया था अपने धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस फटाफट डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, जिससे कि हमारे लिए इजी होगा चैप्टर में मूव करना, ठीक है। मेन फीचर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मेन फीचर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में ये मैंने बोला कि ये क्वेश्चन 8 मार्कर आ सकता है, इसमें करीब 12-13 पॉइंट्स हैं। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर, जैसे मैंने शुरुआत में ही मार्क किया है। ये 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे एम्पायर में। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर,
Provincial centers were Takshashila, Ujjain, Tosali and Suvarnagiri. स्वर्णगिरी वॉज इम्पोर्टेंट फॉर टैपिंग गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। मैंने अभी बताया था कि स्वर्णगिरी जो है वो गोल्ड माइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तक्षशिला एंड उज्जैन वर प्रोबेबली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट, इसके लिए यूज करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंसेस। कैपिटल सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। जब भी किसी भी सिटी का कैपिटल वो सेलेक्ट करते थे, बहुत केयरफुली सेलेक्ट करते थे एरियाज को देख के। कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ लैंड एंड वाटर वाज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। आर्मी वॉज इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट थी सेफ्टी और सिक्योरिटी के चीजों को ध्यान में रखते हुए। मेगास्थनीज मेंशन अ कमिटी विद 6 सब कमिटी फॉर कोऑर्डिनेशन मिलिट्री एक्टिविटीज, जो हमने भी डिस्कस किए। Navy, transport, foot soldiers, horses, chariots, elephants, and committee was rather varied, arranging from जो सब कमिटी था bullock carts, equipment से ये करते थे। 11th point है Ashoka tried to hold the empire by Dhamma. Dhamma ensured well-being of the people. Ashoka appointed special officers known as Dhamma Mahamatra. According to Megasthenes, officers were appointed to different work such as some superintendent the rivers, measures the land, inspect the sluice by which water is left out from the main canals into branches. So everyone may have equal supply of it. Some officers collect the taxes also. कुछ का काम होता था टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है, सो ये है हमारा। और ये इंस्क्रिप्शन के बारे में अभी हम रीड करते हैं। तो इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द मौर्यन एम्पायर, ये मैं अभी करेंगे तो हम वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट पर्पस वर द किंग ऑफिशियल्स अपॉइंटेड, तो किंग्स ऑफिशियल्स को अपॉइंटेड करता था टू सुपरिटेंड और लुक आफ्टर वेरिड जॉब्स टू सर्व द पीपल। सो अलग अलग ये जो बेसिकली है, ये जो है ये व्हाट द किंग ऑफिशियल्स डिड। मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगी कि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। जो सोर्स 1 है व्हाट द किंग ऑफिशियल्स डिड, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फॉर व्हाट पर्पस द किंग ऑफिशियल्स अपॉइंटेड, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जॉब्स कैरिड आउट, किस तरह के वो जॉब्स करते थे, ये सेकंड क्वेश्चन है। एंड व्हाट वाज द नीड टू सुपरिटेंड द वर्क ऑफ द वर्कमैन, ये आंसर है। सो यू कैन रीड दिस पैसेज एंड यू कैन गो थ्रू दिस आंसर्स, it will cover. Okay, it's going to cover for you. And if you have still any queries, you can write down in a comment. I'm going to try my best to answer your questions, queries now. अगला है how important was the empire. अब जो एम्पायर था वो कितना इंपॉर्टेंट था अशोका के लिए। ठीक है, एज अ मेजर लैंडमार्क, जो अशोका का एम्पायर था या मौर्यन एम्पायर था वो मेजर लैंडमार्क था। इंडिया वाज देन अंडर कॉलोनियल रूल। ये ऐसा टाइम था जब जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिस्कवर किया अशोका के बारे में। इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल रूल एंड वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। 19th and early 20th century, Indian historians found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting. अब हमको लगा कि शायद कुछ है एक अशोका के टाइम पे और उसके अगल बगल भी एम्पायर रहे होंगे जो बहुत ही चैलेंजिंग होंगे, बहुत ही एक्साइटिंग होंगे। Some of the archaeological findings associated with the Mauryas include stone sculptures were considered to be example of the spectacular art typical of empire. कुछ एम्पायर के हमको स्टोन स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि बहुत ही स्पेक्टाकुलर है, जो कि लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे होंगे। Many of these historians found the message of Ashoka's inscription very different from that of most other rulers. जो अशोका के जो मैसेजेस हैं और बाकी रूलर्स के मैसेजेस टोटली अलग हैं। Suggested that Ashoka was more powerful and industrious as more humble than later rulers. सजेस्ट करता है कि शायद अशोका more humble था, ठीक है, as compared to later rulers. He was more inspiring figure for the people. Yet, how important was the Mauryan Empire? ठीक है, क्या हमारे लिए मौर्यन एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट है? बेसिकली जो मौर्यन एम्पायर है, मतलब किंग्स है, उन्होंने 150 ईयर्स तक रूल किया है। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग स्पैन ऑफ टाइम। इतने बड़े इंडिया में अगर आप सिर्फ 150 ईयर्स रूल करते हो, इट्स नॉट अ वेरी बिग स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम। So you will notice that the empire did not
encompassed the entire subcontinent, and even within the frontier of the empire, control was not uniform. By the 2nd century BC, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. ऐसा टाइम था कि नए chiefdom kingdoms emerge होने लगे इंडिया के अलग अलग पार्ट में. ये जो फोर्थ है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, ये चोला पांड्या एंड चेरा है. उससे पहले मैं अशोका से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन भी पूरा करना चाहती हूँ, जिससे कि हम नए टॉपिक को स्टार्ट कर पाएंगे. What do Ashoka inscriptions tells about the Maurya? अगर हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं तो हमको क्या पता चलता है मौर्य. बेसिकली हमने अब तक जितना भी किया है ये उसका जिस्ट है. The inscriptions on rock and pillars are sourced to know about the Ashoka and his Dhamma. Inscriptions describe Ashoka as a Devanapriya and a Piyadasi or pleasant to behold. James Princip matched the inscriptions in the term of content, style, language, and palleography. Inscriptions explain about Ashoka's Dhamma philosophy. अगर हम पढ़ते हैं तो उसके धम्म की फिलोसफी के बारे में पता चलता है कि अशोका की फिलोसफी क्या थी, धम्म में वो क्या हम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था. Few inscriptions reflect the anguish of the ruler as well as making a change in his attitudes toward warfare. So उसके एंग्विश को कुछ इंस्क्रिप्शंस एक्सप्लेन करते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन उसके एटीट्यूड को एक्सप्लेन करते हैं टुवर्ड्स वॉरफेयर, स्पेशली टुवर्ड्स वॉरफेयर जो कलिंगा वॉर है उसके बाद में जो उसका एटीट्यूड चेंज हुआ था वो उसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है, मेंशन एनी टू पीस ऑफ एविडेंस विच रेफर टू अशोका एज द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ द 6th century, यू कैन राइट अबाउट द धम्मा. ठीक है, एंड देन ही हैड अ वेरी बिग एम्पायर, ही वाज वेरी कर्टियस टुवर्ड्स हिज पीपल आल्सो, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज न्यू नोशन ऑफ किंग. यहाँ से अब मौर्यन खत्म हो जाता है और हम अब डिफरेंट टॉपिक को शुरू करेंगे. ठीक है, द न्यू किंगडम्स दैट emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras, and Pandya in Tamilikam, the name of the ancient Tamil country, which includes part of present-day Andhra Pradesh and Kerala. ठीक है, तो जो चोल पांड्या और चेरा है जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और केरला के एरिया को कवर करते हैं, प्रूव टू बी स्टेबल एंड प्रॉस्परस. ये जो किंगडम थे बहुत ही स्टेबल थे और ये बहुत ही प्रॉस्परस थे. चीफ एंड चीफडम्स, अब मीनिंग क्या है चीफ और चीफडम्स का. चीफ जो होते थे वो पावरफुल मैन होते थे और वो लड़ाई करते थे. बेसिकली इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी होती नहीं थी. अब हम वही डिस्कस करेंगे, इनके पास स्टैंडिंग आर्मी होती नहीं थी. जो चीफ थे, जैसे हमने यू मस्ट हैव स्टडीड क्लास 11th में, जैसे नाइट्स जो वॉरियर्स होते थे वैसे ही चीफ होते थे, इनके लिए लड़ते थे और राजा इनसे खुश होकर इनको कुछ ट्रिब्यूट्स, इनको गिफ्ट देता था जो कि वो अपने सपोर्टर्स के में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे. ठीक है, अब ये बात करते हैं तमिल संगम की. जो संगम लिटरेचर है बहुत ही फेमस लिटरेचर है, कंटेन्स पोएम्स describing chief and the way in which they acquired and distribute resources. कि जो चीफ कैसे रिसोर्सेज लेते थे और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिसोर्सेज को. मेनी चीफ एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहना who ruled over part of western and central India, and the Shakas, a people of Central Asia origin who established kingdom in the western part of the subcontinent, derived revenue from long distance trade. अब ये बात करते हैं कि धीरे धीरे फिर ये स्ट्रांग होने लगे, फिर उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर बनाए स्पेशली सातवाहना से. ठीक है, इन्होंने बड़ा किंगडम स्टैब्लिश किया. फिर शका भी थे और इन्होंने फिर जब दूसरी कंट्री से लॉन्ग डिस्टेंस में थे, दूसरी कंट्री से ट्रेड रिलेशंस भी शुरू किए. Their social origins were often obscure, but as we will see in case of Satvahana, once they acquired power, they attempted to claim social status in a variety of ways. जैसे ही सातवाहना ने पावर एक्वायर किया, उन्होंने अपनी जो स्टेटस को है वो अलग तरीके से स्टैब्लिश करना शुरू किया. डिवाइन किंग, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो वैसे कॉइन वाले टॉपिक से रिलेटेड है, मैं क्विकली डिस्कस कर लेती हूँ. एक जनरल भी हो सकता है. हाउ वर द कॉइन्स यूज्ड इन द 1st century? सो कॉइन्स जो थे वो यूज करते थे ये लोग ट्रेडिंग के लिए. साउथ इंडिया में काफी रोमन कॉइन्स मिले हैं. तो ऐसा नहीं है कि रोमन्स का कभी कभी साउथ इंडिया को कैप्चर किया था. बेसिकली द साउथ इंडियंस दे हैड अ ट्रेड रिलेशन विद द रोमन्स. ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए, चीजें खरीदने के लिए. ठीक है, और कुछ कॉइन्स पे हमको रूलर्स के इमेज भी मिले हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज सातवाहना एंड ऑल, दे यूज द टर्म डिवाइन किंग. बहुत कॉमन ट्रेंड है, सारे के सारे जो रूलर्स होते हैं वो अपने को डिवाइन से रिलेट करते हैं. इसका रीजन ये होता है कि अगर मैं अपने को डिवाइन पार्ट से रिलेट करती हूँ तो पीपल विल रेस्पेक्ट मी.
इसीलिए वो डिवाइन से अपने को कोरिलेट करते हैं. वन मीन ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद द वैरायटी ऑफ डेटीज. दिस स्ट्रैटेजी इज बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड बाय द कुशानस. अब सबसे पहले रूलर जिन्होंने अपने को आइडेंटिफाई किया था, अपने को कोरिलेट किया था डेटी से, गॉड से, वो कुशानाज हैं. रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम extending from Central Asia to northwest India. Their history has been reconstructed from inscriptions and textual edition. अगर कुछ हम inscriptions देखते हैं, textual editions देते हैं, तो सातवाहना के बारे में, कुशानास के बारे में हमको evidences मिलते हैं. The notion of kingship they wish to project are perhaps best evidence in their coins and sculpture. अगर हम कोई coins देखेंगे और sculpture देखेंगे तो हमको पता चलता है कि वो exactly क्या show करना करते थे. Colossal statues of Kushana rulers have been found installed in a shrine at Math near Mathura. एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो कुशाना किंग का मथुरा में एक मठ में मिला है. ठीक है. और उसी तरह का सेम स्टैचू हमको अफगानिस्तान में भी मिला है. लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े स्टैचू बनाने का मेन मकसद ये था कि अपने को गॉड लाइक शो करना कि जो मैं हूँ वो गॉड लाइक हूँ. और शायद कुशाना चाइनीज रूलर से काफी इंस्पायर्ड हुए थे. ठीक है. और इन्होंने टाइटल अपने को अडॉप्ट किया था देवपुत्र और सन ऑफ गॉड, जिससे कि हम देवपुत्र हैं, वी आर सन ऑफ गॉड, जैसे कि लोग मुझे जो है सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरी प्रजा है वो मुझे रिस्पेक्ट करें. The 4th century, there is evidence of large states including Gupta Empire. अब तो ये बात होगी कुशाना. कुशाना के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की. गुप्ता एम्परर्स थे, उन्होंने भी बड़े बड़े टाइटल्स लिए थे. ठीक है. To maintain themselves through local resources including control over land, offered homage and provide military support to rulers. Powerful samantas could become kings. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to position of subordinates. ये बोलते हैं कि जो गुप्ता के टाइम पे थे, मेनी ऑफ दिस डिपेंड ऑन सामंता. जो ये रूलर्स थे वो सामंतों पे डिपेंड करते थे. ठीक है. अगर सामंत कमजोर होगा तो किंग स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर सामंत स्ट्रांग होता है और किंग कमजोर होता है तो कई बार सामंत अपना इंडिपेंडेंट किंगडम भी स्टैब्लिश कर लेते थे. हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन. इसको मार्क कर सकते हो, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, सोर्सेस से एक जनरल है. तो अगर हम हिस्ट्री की, गुप्ता की हिस्ट्री कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो उनके जो लिटरेचर मिले हैं हमको, जो कॉइन्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंक्लूडिंग प्रशस्ति. बहुत फेमस प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, जो हम भी आगे बढ़ेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे. उसको पढ़ने से भी हमको गुप्तास के बारे में पता चलता है. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंपोजिशन, जो हमको फैक्ट जो इंफॉर्मेशन है इन्हीं तरह की कंपोजिशन से हमको मिलती है. ये जो कॉइन है ये कुशाना कॉइन है, कनिष्क बना हुआ है इसके ऊपर. ठीक है. तो ये कुशाना कॉइन है. Now, rather than an account that were literally true, the Prayag Prashasti, composed in Sanskrit by Harisena, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta ruler. So, जैसा मैंने अभी प्रशस्ति के बारे में बताया था, so प्रयाग प्रशस्ति है जो कि हरिसेना ने लिखी थी और समुद्रगुप्त के बारे में है. बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो समुद्रगुप्त के बारे में है जो हरिसेना ने लिखी थी. ये भी बात करती है गुप्ता एम्पायर के बारे में. तो हम कुछ प्रशस्ति को भी रीड करने के बाद हम इसके बारे में जान सकते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने लास्ट पेज पे शेयर किया है उसका आंसर गुप्तास के बारे में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था नहीं, इसलिए लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट इज ऑन लास्ट पेज. ठीक है. अभी हम कुशाना रूलर्स के बारे में, हाउ डिड कुशाना रूलर्स एग्जेम्प्लीफाई देमसेल्व्स विद द हाई स्टेटस. कुशाना रूलर्स अपने को कैसे दिखाते थे कि हम बड़े ताकतवर राजा हैं. ठीक है. सो वन मीन ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद द वैरायटी ऑफ डेटीज. वो अपने को बहुत सारे डेटीज गॉड से कंपेयर करते थे. द नोशन ऑफ किंगशिप दे वर्शिप्ड प्रोजेक्ट एज सीन इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर. उनके अगर हम कॉइन पर देखते हैं और स्कल्पचर्स को देखते हैं तो उनके किंगशिप का नोशन हमको पता चलता है. कोलोसल स्टैच्यू ऑफ कुशाना, जैसे मैंने बताया था कि मथुरा में एक मठ में मिला और अफगानिस्तान में मिला है, जिसे भी पता चलता है कि दे कंसिडर देमसेल्व्स लाइक अ गॉड. दे प्रोजेक्टेड देमसेल्व्स लाइक अ गॉड. बेसिकली जो मार्किंग स्कीम है इसको स्प्लिट कर दिया है. दे अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र और सन ऑफ गॉड. मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा आंसर लिखना. यू कैन इजिली राइट. कोई भी 3 पॉइंट लर्न कर लेना एंड यू आर डन विद दैट. ये फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत बार सैम्पल पेपर में
क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ अ कुशाना किंग है। अगर बहुत सारे सैम्पल पेपर्स देखोगे तो ये सैंडस्टोन कुशाना किंग का सैंडस्टोन स्ट्रक्चर दिखेगा। अब कम आते हैं, नेक्स्ट इज अ चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। ठीक है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ टॉपिक। पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, किंग के बारे में क्या परसेप्शन था, व्हाट डिड द सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि हम अगर कोई भी प्रशस्ति है या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट है या कोई भी पिलर पढ़ते हैं तो बेसिकली वो किंग का परसेप्शन होता है। व्हाट अबाउट लोकल पीपल, क्या हमको कोई ऐसा एविडेंस मिला है कि लोकल लोगों की क्या कंडीशंस थी, जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो कैसे जीते थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे, उसके बारे में कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। बट हिस्टोरियंस ने भी एक तरीके निकाले हैं जिससे कि हमको लोगों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे एक जातक स्टोरी, पंचतंत्र की स्टोरीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। In fact, ordinary people rarely left account of their thought and expressions. Ordinary जनरल आदमी तो अपने खाने पीने से परेशान होता है, वो कहाँ से अपने अकाउंट्स लिखेगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लोगों के तो लिखे हुए कुछ हमको मिलते ही नहीं है। Nevertheless, historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies such as जातकास and पंचतंत्र। अब हिस्टोरियन ने क्या किया कि जातका और पंचतंत्र की स्टोरी पढ़ के दे हैव कम टू अ कंक्लूजन कि जो ऑर्डिनरी लोगों की जो हालत थी वो क्या थी। ठीक है, सो यहाँ पे एक जातक की स्टोरी शेयर की गई है जिसमें गंड तिंदु जातका से जातक्स वर रिटन इन पाली अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सीई। ठीक है, जातक स्टोरी जो है पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसमें बताते हैं कि इसमें लिखा है सब्जेक्ट ऑफ अ विकेड किंग। इसमें एक विकेड किंग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, these includes elderly women and men, cultivators, herders, village boys and even animals. When the kings went in disguise to find out what his subjects thought about him. किंग क्या करता है, अपना वेश बदलता है और जैसे उस जमाने में लोग करते थे वो जाता है अपने लोगों को रात के टाइम में निकलता है कि देखते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, एंड कंप्लेनिंग, सब लोग उसके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, उसकी बुराइयां करते रहते हैं। दैट दे वर अटैक्ड बाय रॉबर्स, लोग कहते हैं कि भैया रात में तो हम रॉबर्स अटैक करते हैं और दिन में जो टैक्स कलेक्टर्स है, राजा के जो मंत्री हैं, वो हमारा जीना हराम कर रखे हैं। टू escape फ्रॉम, वो बोलते हैं कि टू escape फ्रॉम दिस सिचुएशन, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं, जंगलों में जाके रहते हैं। राजा जब ये सब सुनता है तो समझ में आता है कि एग्जैक्टली लोगों की कंडीशन क्या। लेकिन अगर हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि लोग किस तरह से परेशान रहते थे उस टाइम में। Indicate the relationship between the king and his subjects, especially the rural population, could often be strained. King frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes. राजा अपने खजाने भरते थे, को कोई मतलब नहीं होता था कि जनरल लोगों क्या सोचते हैं हमारे बारे में। Peasants particularly found such demands oppressive. लोगों को लगता था, स्पेशली जो पुअर फार्मर्स थे, कि इतने सारे पैसे वसूलते हैं लेकिन राजा हमारे लिए करता तो कुछ भी नहीं है। रिजल्ट होता था कि लोग गांव छोड़ के जंगलों में भाग जाया करते थे। ठीक है, स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। सो ये जो क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज फ्रॉम 600 BC टू 600 CE, ये बेसिक जो चेंजिंग कंट्री साइड है, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेगा ये आंसर। So it's a big answer. So let me finish this topic and then I will come back to this question. One such strategy was the shift to plow agriculture. अब ये ऐसा टाइम था कि काफी चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, मैंने बताया था कि आयरन डिस्कवर हो चुका था, तो लोगों ने क्या किया कि क्योंकि लैंड तो फर्टाइल थे ही थे, ठीक है, और एलुवियल सॉइल थी, दोज ऑफ गंगा एंड कावेरी। The iron tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in area which had high rainfall. अब इन्होंने ना आयरन टिप्ड प्लॉ यूज करने शुरू किए। ठीक है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो, थोड़ा सा याद होगा कि हाउ इन यूरोप इट वाज चेंज। सो आयरन टिप्ड प्लॉ यूज करने से जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया। Moreover, in some part of Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation. ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह, जैसे हम चावल की खेती नहीं करते एक जगह पेड़ लगाते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको वहां से निकाल के और
जो वाटर लॉगिंग वाले एरिया है वहां पे लगाते हैं। इस तरह की टेक्निक डेवलप हो चुकी थी उस टाइम में। सो रिजल्ट हुआ प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो गया था। While the iron plowshare led to a growth in agriculture productivity, its use was restricted to certain part of subcontinent। मगर जो आयरन प्लाव शेयर था ना वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं था। कुछ ही लोग उसको यूज कर पाते थे, मतलब मतलब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। ये बेसिकली एलुवियल गंगा वैली वाले एरिया में ही लोग यूज करते थे। सेमी एरिड जैसे पंजाब वाला एरिया है, राजस्थान है, डिड नॉट अडॉप्ट इट टिल द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी तक ये आयरन प्लाव यूज नहीं करते थे। एंड दोज लिविंग इन हिली ट्रैक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट हो एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। Another strategy adopted to increase agriculture production was the use of irrigation। इरिगेशन में भी काफी चेंजेस आए थे इस टाइम में, लोगों ने इरिगेशन टेक्निक में भी काफी चेंजेस किए थे। अब वो क्या क्या थे? वेल, कैनाल्स, टैंक्स यूज शुरू कर दिए थे जिससे एग्रीकल्चर करते थे, इरिगेट करते थे। अगर बारिश नहीं होगी तो इनको यूज करते थे। The later usually powerful men include king often recorded such activities in inscription। कई बार किंग लोग भी पैसे दान करते थे जिससे कि लोग कैनाल्स बना सके, ये कर सके, और फिर वो इंस्क्रिप्शन में मेंशन भी करते थे कि हमने इस गांव को इतना पैसा दान दिया कैनाल बनाने के लिए और टैंक्स बनाने के लिए। ठीक है। डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। While these technologies often led to an increase in production, the benefits were often very uneven। आयरन टिप प्लाव यूज होने लगे थे, प्रोडक्शन काफी अच्छा होने लगा था, तो क्या हर किसी को बराबर बेनिफिट मिल रहा था? नहीं। What is evident is that there was a growing differentiation among people engaged in agriculture। Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to a landless agricultural laborers, small peasants, as well as large landholders। जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के जो स्टोरीज है ना वो कुछ बातें करती हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स की, स्मॉल पीजेंट्स की, लार्ज लैंड होल्डर्स की, फिर वो गृहपति की बात करते हैं पाली टेक्स्ट में। ठीक है। विलेज हेडमैन की बात करते हैं, emerge as powerful figure and often exercise control over other cultivators। ये बोलते हैं कि जो विलेज हेडमैन है, बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े पावरफुल हो जाते हैं और गांव के जो छोटे मोटे कल्टिवेटर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। Early Tamil literature, जो संस्कृत लिटरेचर है, also mention different categories of people living in the village। तो संगम लिटरेचर में भी हमको अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलते हैं जो गांव में रहते हैं। लार्ज लैंड ओनर्स हैं जिसको उन्होंने वेल्लार बोला है, प्लॉमैन है, ओझवार, एंड स्लेव्स आदिमाई। ये तीन वर्ड उन्होंने यूज किए। इफ यू नॉट रिमेंबर उजवार्स, वेल्लार्स एंड आदिमाई, तो लैंड ओनर्स, प्लॉमैन एंड स्लेव्स भी यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, ये भी काम करेगा। इट इज लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सेस टू लैंड। ठीक है। अब इनको रीड करने से पता चलता है कि जिनके पास जैसे लैंड थे उस हिसाब से उन्होंने वर्ड यूज किए हुए हैं। ठीक है। इन सच a situation, question of control over land must have become crucial as these were often discussed in large legal text also। गृहपति, गृहपति, गृहपति का मतलब होता है ओनर ऑफ अ हाउस। ठीक है। घर में जितने भी लोग हैं, वुमेन है, मेन है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, सारे के सारे उसके अंडर में आते हैं। तो गृहपति यूज किया हुआ है वर्ड। मैं अभी इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन डिस्कस करूंगी। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। जो ये क्वेश्चन था इस टॉपिक के शुरू कर में एक बार मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज फ्रॉम 600 BC टू 600 CE। सो व्हाट वाज दैट, हमने अभी कर लिया इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल कंडीशन, और आंसर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सोशल कंडीशन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है, पहले इकोनॉमिक कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। So, according to Jatakas and Panchtatras, the relationship between the king and his subjects could often be strained। Kings frequently try to fill their coffers by demanding high taxes। ठीक है। जातक की स्टोरी, उन्होंने पूरी स्टोरी तो नहीं लिखी है, आंसर्स में ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे। सो जातक स्टोरी से हमको पता चलता है कि जो किंग थे अपने जो खजाने थे लोगों से हाई टैक्सेस वसूल करके भरने में लगे होते थे, उनको लोगों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं था। रिजल्ट होता था कि लोग अपने गांव छोड़ के जंगलों में भाग जाया करते थे। डिफरेंट स्ट्रैटेजी सच एज शिफ्ट टू प्लाव एग्रीकल्चर, आयरन प्लाव शेयर, ठीक है, यूज ऑफ इरिगेशन थ्रू वेल एंड टैंक्स, ये उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी यूज की थी, शुरू की थी जिससे कि लोगों का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। From the early centuries of the Common Era, the grants of land being made,
किंग ने लैंड ग्रांट शुरू कर दिए थे। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती गुप्ता, ये आगे आएगा, इसको भी हम करेंगे। तो काफी किंग ने लोगों को लैंड ग्रांट्स भी दिए थे जिससे कि लोगों की कंडीशन अच्छी हो जाए। Some historians feel that land grants were part of a strategy adopted by ruling lineages to extend agriculture to new area. कुछ हिस्टोरियंस ये सोचते हैं कि लैंड ग्रांट्स इसलिए भी दिए गए थे, राजा चाहता था कि अधिक से अधिक जंगल जो है वो एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट हो जाए। Others suggested that the land grants were indicative of weakening political power as kings were losing control over the Samantas. ये भी आएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसमें है। कुछ को ये लगता था कि जैसे जैसे किंग जो थे वो सामंत पे कंट्रोल लूज करते जा रहे थे, इसीलिए वो उनको लैंड ग्रांट्स देते थे। दे ऑफन फील दैट द किंग ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एज सुपरमैन। ठीक है, वो सुपरमैन की तरह अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट। There were people who were often beyond the reach of the officials or samantas, pastoralist folk, fish folk and hunter-gatherers, mobile or semi-sedentary artisans and shifting cultivators. कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनसे सामंत लोग कभी टैक्स ले ही नहीं पाते थे, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स यू माइट बी अवेयर कि जो स्लैश एंड बर्न करते हैं, आज 6 महीना यहाँ है, अगले 6 महीना कहीं पे और पे, ठीक है। पैस्टरलिस्ट थे, फिश फोक थे, हंटर गैदरर्स थे, इनसे शायद ये कभी वसूली नहीं कर पाते थे टैक्स, ठीक है। एंड लैंड ग्रांट देखने से पता चलता है कि उन आपस में इन लोगों में रिलेशंस कैसे थे। तो लैंड ग्रांट ये है टॉपिक। लैंड ग्रांट करके भी एक अलग से भी क्वेश्चन आता है, कई बार ये इकोनॉमिक कंडीशन में इन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक कंडीशन में लैंड ग्रांट भी इंक्लूड कर दिया है बोर्ड्स में। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलीट। From the early century of the Common Era, we find grants of land being made, many of were recorded in inscription. So अगर हम शुरुआत की देखते हैं तो बहुत सारे लैंड ग्रांट्स दिए गए थे जो कि राजाओं ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड भी किए, ये पॉइंट में है। Some of these inscriptions were on stone, but most were on copper plate. बहुत सारे जो राजाओं के इंस्क्रिप्शंस हैं वो स्टोन पे हैं, कुछ कॉपर प्लेट्स में भी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इस आदमी को लैंड ग्रांट्स दिए हैं, ठीक है, which were probably given on a record of transaction to those who received the land. The record that had survived are generally about grants to religious institutions or to Brahmins. आज की डेट में जो लैंड ग्रांट्स के जो इंस्क्रिप्शन सर्वाइव कर रहे हैं वो बेसिकली जो ब्राह्मण्स को दिए गए हैं या इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं। कुछ को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ को तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में लिखा है। ये प्रभावती गुप्ता was a daughter of one of the most important ruler in the early Indian history, Chandragupta II. She was married to a Vakatak family. ठीक है, अब यहाँ पे प्रभावती गुप्ता ने भी कुछ लैंड ग्रांट्स दिए थे। अब ये बात करते हैं कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी लेडीज को लैंड्स का राइट नहीं होता है। तो प्रभावती गुप्ता ने लैंड ग्रांट्स कैसे किए, क्योंकि वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी तो उसको ये राइट्स मिले हुए थे, ठीक है। शी वॉज मैरिड इन टू अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली दैट ऑफ वाकाटका who were powerful in the Deccan. According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. So संस्कृत टेक्स्ट बोलता है कि लेडीज को बेसिकली लैंड का कोई एक्सेस नहीं होता है, बट however the inscription indicate that Prabhavati had access to land which she had then granted. This may have been because she was a queen, she was from a royal family, so उसको ये rights मिले होंगे, मगर जनरली लीगल टेक्स्ट में लेडीज को दिया नहीं गया है। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन। अगर हम इंस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो भी पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे गांव में, क्या कंडीशंस थी। According to the inscriptions, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all his dues. Land grants such as this one have been found in several parts of the country. There were religion variations in the size of the land donated. तो लैंड ग्रांट होते थे करीब करीब पूरी कंट्रीज में मिले हैं, और जो लैंड के साइज थे वो भी वैरी करते थे, कुछ को छोटे मिले हैं, कुछ को बड़े मिले हैं, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग हिस्टोरियंस। सम फील दैट द लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय रूलिंग लिनिएज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। कुछ का ये कहना है कि लैंड ग्रांट्स इसलिए होते थे कि अधिक से अधिक जो रूरल एरिया है, अनडेवलप एरिया है, उसको एग्रीकल्चर एरिया में किंग कन्वर्ट करना चाहता था। कुछ बोल रहे हैं किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर सामंता, ठीक है, अपने एलाइज को, अपने दुश्मनों को विन करने के लिए वो लैंड ग्रांट्स देते थे। They also feel that king had tried to project themselves as a superman,
शायद वो इसलिए भी लैंड ग्रांट, तो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं लैंड ग्रांट्स का। सो इकोनॉमिक कंडीशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं सोशल कंडीशन डिस्कस कर रही हूँ। देयर वर ग्रोइंग डिफरेंशिएशन अमंग पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल पीजेंट्स एज वेल लार्ज लैंड होल्डर्स। ठीक है, द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज विलेज हेडमैन इमर्ज एज पावरफुल फिगर। जो लैंड होल्डर्स थे और विलेज हेडमैन थे वो बहुत ही पावरफुल थे। तमिल लिटरेचर ऑल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज पीपल लिविंग इन द विलेज, जैसे हमने विल्लार, जुआस, लैंड होल्डर्स। It is likely that these differences were based on different access to land. जिनके पास जितने लैंड होते थे उस हिसाब से उन्होंने डिवीजन किए हैं। गृहपति वॉज द ओनर ऑफ अ और अ मास्टर ऑफ अ हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। ठीक है, जो घर का जो हाउस होल्ड का जो मास्टर था उसको गृहपति बोलते थे। समटाइम्स द टर्म वॉज यूज एज अ मेकर ऑफ स्टेटस ऑफ men belonging to the urban elite also. Gendered access to property, a variety of occupation followed by the people belonging to different caste or वर्ण। अलग अलग कास्ट और वर्ण के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल अस अबाउट द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एंड वर्ण एक्वायरिंग वेल्थ एंड पावर। पैटर्लिनियन पॉलीगेमी, ये पॉइंट नहीं है बुक में, बट इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि वो थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। सो इफ यू वांट यू कैन ऐड इट, देयर इज नो हार्म इन इट। ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मगर कई बार होता है कि मार्किंग स्कीम में हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर लेते हैं, जिससे कि अगर बच्चे ने पिछले कुछ भी चैप्टर का थोड़ा बहुत भी याद किया हुआ लिखा होगा तो एटलीस्ट उसका मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। सो पैटर्लिनी एंड पॉलीगेमी ऑल्सो वॉज देयर। Large land grants provide some insight into the relationship between the cultivators and the state. There were people who were often beyond the reach of official or samanta, pastoralist, जैसे वो मैंने बताया ना लास्ट पॉइंट में था। ये कुछ लोग ऐसे थे जिसको सामंता कभी उनसे टैक्स ले ही नहीं पाता था, जैसे पास्टरलिस्ट थे, फिशर फोक्स थे, हंटर गैदरर्स थे, मोबाइल और सेमी सेडेंटरी आर्टिस्ट थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे। ठीक है, सो रिजल्ट होता था कि इनसे लैंड टैक्सेस कलेक्ट करना सामंता के लिए बहुत ही मुश्किल होता था और वो कर नहीं पाते थे। ये न्यू टाउन एंड ट्रेड्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टाउन एंड ट्रेड्स। Let us retrace our steps back to the urban centers that emerged in several parts of the subcontinent, 6th century BC. Now we have seen many of these were capitals of Mahajanpada. जैसे हमने शुरुआत में देखा, Patliputra was one, Ujjaini was there, Puhar near the coast, Mathura was bustling centers of the commercial. तो नए नए towns develop हो रहे थे, नए नए cities develop हो रहे थे। Now urban population वो होते थे जो कि cities में रहते थे, किंग एलीट थे, रूलिंग एलीट लिव्ड इन फोर्टिफाइड cities थे। It is difficult to conduct extensive excavations at most sites because people live in the areas are even today. Now, अब इन एरियाज के बारे में अगर हमको पता करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एरिया आज भी जितने पॉपुलेटेड उस टाइम थे आज भी उतने ही पॉपुलेटेड है। ठीक है, और उस टाइम की लोग एलिट कैसे रहते थे, उनका क्राफ्ट पर्सन प्रोडक्शन क्या था, क्योंकि जहाँ पे उनके घर थे आज वहाँ पे नए घर बढ़ चुके हैं। बट इंक्लूड्स वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, इवन एरियाज इवन टुडे अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम देम। अगर हम वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे एरियाज जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनसे हमने डिस्कवर किए, जैसे फाइन पॉटरी है, बाउल्स है, dishes है, glossy finish, not the black polish ware, probably used by rich people, and ornaments, tools, weapons, vessels, figurine made of a wide range of material, gold, silver, copper, ये सारे सारे चीजें यूज करते हैं। तो आज भी वहां पे जो लोग रह रहे हैं इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं। उसको देखने से काफी कुछ पता चलता है कि शायद ये उसी टाइम के रहे होंगे। द गिफ्ट ऑफ एन इमेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ इमेज ऑफ मथुरा। ठीक है, इसमें प्रकृति की कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं प्राकृतिक लैंग्वेज में। By the 2nd century BC, we find short votive inscriptions in a number of cities. These mention the name of donors and sometimes specify his or her occupation also. जगह जगह हमको डोनर्स के, जैसे सांची स्तूपा में है, पता चलेगा कि जब हम देखते हैं तो डोनर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, उनका ऑक्यूपेशन भी लिखा हुआ है। टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द टाउन्स, वॉशिंग
folk, weavers, scribe. Sometimes guilds or श्रेणीज organization of craft production and merchants are mentioned as well also. ठीक है, इनके बारे में भी हमको पता चलता है. जैसे ये यहाँ पे एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट, जैसे मैंने बताया था कि लैंड ग्रांट करके एक अलग से क्वेश्चन भी आता है, तो वो सेम ही है. ये चाहो तो यहाँ से भी उठा सकते हो, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे भी डाला हुआ है. यू कैन टेक फ्रॉम हियर ऑल्सो. ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. अच्छा, हमारा ट्रेड कैसा था, हम सब कॉन्टिनेंट और बियॉन्ड में ट्रेड कैसे करते थे. फ्रॉम द 6th century BC, लैंड एंड रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट ओवर लैंड इनटू सेंट्रल एशिया. ठीक है, हमारा जो था सेंट्रल एशिया से, ओवरसीज से, अरबियन टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशियन, चाइना. सो हर जगह से हमारे ट्रेड हुआ करते थे. Those who traverse these routes include peddlers who probably traveled on foot and merchants who traveled with caravan of bullock carts and pack animals. अब जो लोग ट्रैवल करते थे वो कारवां के संग ट्रैवल करते थे या कारवां और पैक एनिमल के संग ट्रैवल करते थे बहुत सारे. ठीक है, एंड सी फेयरर्स हुज वेंचर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल. कुछ सी फेयरर्स होते थे जिनका वेंचर काफी रिस्की था मगर बहुत ही प्रॉफिटेबल था. सक्सेसफुल मर्चेंट्स designated as मसत्तुवान in Tamil and Sethi and Satvaha in Prakritik could become enormous rich. अगर आप इंडिपेंडेंट, थोड़ा रिस्की होता था, आप इंडिपेंडेंट कर रहे हो, मगर कई बार बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था. वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल, ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, यू कैन गो थ्रू इट, स्पेशली पेपर. सो इन सब चीजों की बाहर बहुत ही डिमांड थी. रोमन एम्पायर में जैसे पेपर था, there was a high demand of Roman Empire as well as textile, medicines, plants and transported across the Arabian to the Mediterranean Sea. हम लेके जाया करते थे. कॉइन्स एंड किंग्स. कॉइन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉइन्स हमको क्या बताते हैं. टू सम एक्सटेंट एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स. ठीक है, हम जैसे चीजें एक्सचेंज करेंगे, पहले बार्टर सिस्टम होता था, अब कॉइन का यूज करना शुरू कर दिया. पंच मार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर. प्लीज याद करना, रख लेना, ये कई बार मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है सामने, एमसीक्यूज में भी आता है. कुछ हमको पंच मार्क कॉइन्स मिलते हैं. पंच मार्क जो कॉइन थे वो कॉपर और सिल्वर और कॉपर के बने होते थे. दीज वर द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड. अर्लीस्ट कॉइन थे. द फर्स्ट कॉइन टू बेयर द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर वाज अ इंडो ग्रीक. ठीक है, जो इंडो ग्रीक कॉइन था वो फर्स्ट कॉइन था जिसमें इमेज का, रूलर का इमेज और नाम लिखा होता था. Kushanas, however, issued the largest hoard of gold coin, first century C. कुशान थे जो उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया था फर्स्ट सेंचुरी के करीब में, और वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद दोज इशूड by contemporary Roman emperor and the Parthians, rulers of Iran, and have been found from several sites in North India and Central Asia. ठीक है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एशिया. सो रोमन एम्पायर के कंपैरेटिव में थे, काफी कुछ उनके जैसे आइडेंटिकली थे. The widespread use of gold coin indicate the enormous value of transaction that were taking place. अब गोल्ड कॉइन देखने से पता चलता है कि कितना enormous transaction होता था उस टाइम पे. Beside hordes of Roman coins have been found from archaeological site in South India. जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन कॉइन्स मिले. अब ये थोड़े, ये तो नहीं लगता कि कभी साउथ इंडिया रोमन एम्पायर के अंडर में था. इससे पता चलता है कि जो साउथ इंडियंस थे, दे माइट बी डूइंग अ ट्रेड विद द रोमन्स. ठीक है, कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स, ट्राइबल पीपल ऑल्सो, दैट ऑफ Yodhes of Punjab and Haryana. Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by the Yahudehes. जो हरियाणा के थे उन्होंने भी इशू किए थे. Spectacular gold coins were issued by Gupta rulers also. उन्होंने भी कुछ these coins facilitated long distance transaction from which kings also benefited. From 6th century CE onwards, finds of gold coins taper off. Does this indicate that there was some kind of economic crisis? Taper off का मतलब होता है decline. 6th century के करीब जो है वो गोल्ड कॉइन्स डिक्लाइन होने लगे. इसे क्या लगता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस थी या हो सकता है? हिस्टोरियंस ने अलग अलग रीजंस दिए. ठीक है, some suggested that with the collapse of the Western Roman Empire, long distance trade declined and this affect the prosperity of the states.
रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था, जिससे कि इनके लोगों की प्रॉस्पेरिटी डिक्लाइन हुई, और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जब डिक्लाइन हुआ तो प्रॉस्पेरिटी भी डिक्लाइन हुई. अदर आर्ग्यूज दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम. They also point out that find of coins of that time are fewer. Coins continue to be mentioned in inscription and text also. नए सिटीज आए थे, क्या पता उसकी वजह से भी नए लोग, काफी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, उसकी वजह से भी हो सकता है कॉइन्स में डिक्लाइन हुआ हो. ये गुप्ता कॉइन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आता है मैं फटाफट डिस्कस कर लेती हूँ. ये हम मैं लैंड ग्रांट्स बता चुकी हूँ. सिस्टम ऑफ ट्रेड, जो हम ट्रेड थे वो कैसे करते थे. इंट्रोडक्शन ऑफ पंचमार्क कॉइन्स एनकरेज ट्रेड. Inland and overland trade existed. Various river routes in the subcontinent used for trade. Overland and maritime trade existed with Asia, North Africa, West Asia. Inland trade connected various parts of the subcontinent. Peddlers traveled on foot and merchants on bullock cart caravan. Seafaring traders were highly successful. Different rich merchants communities are mentioned in the Pali and Tamil text. Items like, and then they have given example. So 9 points है, कोई 4-5 points देख लेना. System of trade करके क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है. Explain system of trade. अब ये आते हैं हमारा inscriptions. ठीक है. सबसे पहला जो था वो कि मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज टू राइट मॉडर्न लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट. आज के डेट में हम जितने भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारे के सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इमर्ज हुई है. उसके अलावा जितने भी अर्लियर स्क्रिप्ट्स थे वो प्राकृतिक में थे. जेम्स प्रिंसेप वाज एबल टू डिसिफियर अशोका ब्राह्मी इन 1838. इसको अंडरलाइन कर लेना, हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए. अच्छा, ये क्वेश्चन एक आ चुका है. व्हाट इज द रोल ऑफ played by the coins in the decipherment of खरोष्टी स्क्रिप्ट. सो कॉइन का क्या रोल है खरोष्टी स्क्रिप्ट के डेसिफेयर में. ठीक है. द स्टोरी ऑफ द डेसिफेयरमेंट ऑफ खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट इज डिफरेंट हियर. Finds of coins of Indo-Greek kings who ruled over the area have facilitated matters. These coins contained the name of king written in the Greek and खरोष्टी. ठीक है. यहाँ पे जो मिली है उसमें राजा का नाम लिखा हुआ है, वो ग्रीक और खरोष्टी में लिखा हुआ है. European scholars who could read the former compared the latter. From instance, the symbol of a could be found in both scripts for writing names such as Apollodotus, while with Princep identifying the language of Kharoshti inscription as Prakritic. ठीक है. It has become possible to read longer inscriptions as well also. ये source 10 के questions हैं. Who is referred to as Devana Priya Pedasi and why he was so called. ये order of the king Devana Priya Pedasi में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये पैसेज पढ़ लेना. और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है. नीचे भी कुछ एक क्वेश्चन वो है और ये भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं. ठीक है. ये देखे व्हाट डिड दे डू इन रिपेंटेंस, ये इसका आंसर है और ये है. ठीक है. प्लीज डू इट. और ये आंसर इसका है, यहाँ से कर लेना. हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस. अब हिस्टोरिकल एविडेंस हमको इंस्क्रिप्शन से बहुत सारे मिलते हैं. मैंने इसका लास्ट में आंसर लास्ट पेज पे दिया हुआ है. अगर हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, नोट दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द इंस्क्रिप्शन. अगर हम डायरेक्ट अशोका को ढूंढना शुरू करेंगे तो शायद हमको किसी भी इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम नहीं मिलेगा. हर जगह उसको देवान प्रिय, प्रियदासी, प्रेजेंट टू बी होल्ड, इस तरह से यूज किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है. जो हिस्टोरियंस ने इसको एग्जामिन किया, इसको रीड किया, एंड दे कम टू द कंक्लूजन कि जो देवान प्रिय और प्रियदासी वर्ड है, प्रेजेंट टू बी होल्ड है, ये अशोका के लिए ही यूज किया गया है. ठीक है. इसको एक बार रीड कर लेना. Then otherwise video is going to be very lengthy and I don't want to make another one again. Historians have to make other assessments as well as if a king order was inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, would passerby have stopped or read. हिस्टोरियंस इस बात पे कंक्लूजन में आते हैं कि अगर किसी स्टोन स्कल्पचर पे कहीं पे किंग का संदेश लिखा हुआ है तो क्या लोग इतने एजुकेटेड हुआ करते थे उस टाइम में तो वो रुक के किंग के मैसेज को पढ़ा करते थे. मोस्ट पीपल वर प्रोबेबली नॉट लिटरेट.
everyone throughout the subcontinent understand the Prakritik used in Patliputra. So लोगों को बहुत ही स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है कि जगह जगह जो अशोका के मैसेज है वो कितने लोग पढ़ पाए होंगे. Some of these problems are evident if we look at the Ashoka inscription, which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler, as well as marking a change in his attitudes towards warfare. जैसे हमने शुरू में बताया था मैंने तुमको. तो जिसे राजा के बारे में पता चलता है, उसके एटीट्यूड्स के वॉरफेयर में चेंजेस के बारे में पता चलता है. एज वी शेल सी द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स वंस वी मूव बियॉन्ड रीडिंग द इंस्क्रिप्शन एट फेस वैल्यू. Ashoka's inscription have been found in present day Orissa. The one depicting his anguish is missing. जो शुरू का जो उसका anguish था वो पूरी तरह से गायब है. In other words, the inscription has not been found in the region that was conquered. सो बहुत जगह हमको मिले हैं, मगर उड़ीसा में जगह जगह इंस्क्रिप्शन मिले हैं, मगर हर जगह उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये है लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन के संग प्रॉब्लम क्या होती है? क्या हम जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं सारे पढ़ पाए हैं? सबको हम डिसिफियर कर पाए हैं? नहीं. ठीक है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसकी वजह से इंस्क्रिप्शन को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, देयर आर लिमिट्स टू द एपिग्राफिक कैन रिवील. समटाइम्स देयर आर टेक्निकल लिमिट्स. लेटर्स आर वेरी फेंटली इनग्रेव्ड. बहुत हल्के होते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं. कई बार लेटर्स डैमेज हो चुके होते हैं. ठीक है, कई बार उस पर स्क्रिबलिंग हुई होती है इंस्क्रिप्शन के ऊपर. और कई बार हमारे लिए बहुत इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, क्योंकि लैंग्वेज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग का भी पता नहीं होता है. यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन, सम ऑफ विच मे बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम. कई बार पर्टिकुलर प्लेस और टाइम को इंडिकेट करती है. Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered. हमने जितनी भी डिस्कवर्ड किए हैं उसमें से बहुत सारी की सारी हम नहीं कह सकते कि हम पढ़ पाए. Many more inscriptions must have been existed which have not survived the ravage of time. हो सकता है और भी हजारों इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करती होंगी जो कि बिकॉज ऑफ टाइम सर्वाइव नहीं कर पाई और एक्सटिंक्ट हो गई. What is available at present is probably not a fraction of what was inscribed. जो अभी बची हैं वो शायद उनका फ्रैक्शन भी नहीं है जो आज के डेट में हम देखते हैं. Politically or economically significant was necessarily recorded in inscription. For instance, routine agriculture practices and the joy and sorrow of daily existence find no mention in the inscription. जैसे एग्रीकल्चर कैसे होते थे, लोग कैसे खुश होते थे, क्या होते थे, इस तरह की कोई भी एक्सप्लेनेशन हमको किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं मिली है. So क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है, critically examine the limitation of the inscription evident in understanding political and economic history. Okay, so अब ये limitations क्या क्या हैं? Limitations of the inscription is, if you go through it, letters are very faintly engraved and thus reconstructions are uncertain. Inscriptions may be damaged or letter missing. It is not always easy to be sure about the exact meaning. Not all have been deciphered. Politically or economically significant was necessary not recorded in the inscription. Routine agriculture practice and the joy and sorrow of daily existence find no mention in the inscription. The content of inscription almost invariably project the perspective of the person who commissioned them. Okay, हर आदमी के अपने पर्सपेक्टिव सोचने के तरीके हैं जिन्होंने इसको कमीशन किया है. तो ये है बेसिकली टॉपिक खत्म होने को आ गया. दो क्वेश्चंस में फटाफट और डिस्कस करूंगी और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो रहा है. ठीक है, मौर्यन एम्पायर्स रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क इन द इंडियन हिस्ट्री. बेसिकली पूरे चैप्टर का जिस्ट है. The nationalist historians 20th century saw the possibility of an empire in early India. They looked Ashoka as a powerful and inspiring ruler. Ashoka inscriptions and Dhamma stood him apart. Stone sculptures of the modern period were considered to be example of the spectacular art. Please इसको देख लेना. और how is the history of Ashoka an important source to know about Mauryan dynasty. जो अशोका की जो हिस्ट्री है उसको देखने के बाद हमको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में क्या पता चलता है. तो ये आंसर्स है. उसके बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चलता है, पॉलिश पिलर से पता चलता है, स्तूपा से पता चलता है, ऐसे स्टेटमेंट्स मेड इंस्क्रिप्शंस टू नो अबाउट द अशोका. जगह जगह जो स्टेटमेंट्स थे उससे अशोका के बारे में हमको पता चलता है. हाउ हैव द प्रशस्ति ड्रॉन फ्रॉम द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता एम्पायर.
ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति, मैंने बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति जो पढ़ा रही थी, मैंने कहा था कि इसका जो आंसर है वो लास्ट पेज पे है. So, histories of the Gupta ruler have been reconstructed from literature, including Prashasti composed in praise of king by poets. Historians often attempt to draw factual information from such composition. Those who composed and read them treasured them as work of poetry rather than as account. The Prag Prashasti as the Allahabad pillar, composed in Sanskrit by Harisena, the court poet of Samudragupta, is a good example. So ये है. Now, all the best for your board exam. Maybe before your exam, quickly I will revise this. I will make a short video and I'm going to quickly revise this chapter with you again. And if you like this video, please like and subscribe also. And share with your friends. All the best for your board exam. Thank you.